प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इस विषय का जो आज प्रकरण है मेरा 45वां, वो सर्व शिक्षा अभियान की शर्त, कार्यक्रम की क्या शर्त थी एवं कार्यकारी नीतियां कौन कौन सी हैं। तो शर्त एवं कार्यकारी जो नीतियां हैं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की, मैं इनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान था इसकी क्या तो शर्तें थी, जो आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में, एवं क्या इनकी मुख्य जो कार्यकारी नीतियां थी इस कार्यक्रम की वो कौन कौन सी थी, उसके बारे में आज मैं आपको समझाता हूं एवं विचार विमर्श करते हैं कि कौन कौन सी नीतियां थी। पहले सबसे पहले आता है नीतियां। सबसे पहले जो नीतियां हैं उन नीतियों से पहले अगर इन शर्तों को देख लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शर्त कौन कौन सी हैं, तो शर्तों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं पहले कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक जो शर्त हैं उन शर्तों के बाद में नीतियों को, लेकिन जो शर्त है सबसे पहले जो शर्त है वो पहुंच है। अब पहुंच का मतलब क्या होता है कि देखिए छोटे जो बालक हैं, छोटे छोटे जो बालक हैं वो शिक्षा सुविधा के लिए विद्यालय दूर होंगे तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए विद्यालय पहुंच क्या होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए। बालकों को आने जाने की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्राथमिक शिक्षा से पूर्व बालवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की जाए जो कि उसी मोहल्ले गली में होते हैं। बालवाड़ी केंद्र एवं आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वो पहुंच के लिए बहुत जरूरी है। पुनः देखिए 4-5 साल का बालक दूर नहीं जा सकता और उसको आने जाने में असुविधा होती है, एवं वो बालक जो विद्यालय अगर दूर होंगे तो बालक वहाँ नहीं जा पाएंगे, आवागमन में उनको असुविधा होगी। इसलिए सरकार का इसका दायित्व है कि उसी गली मोहल्ले में उसके घर के उसके निवास के आसपास क्या होने चाहिए, पूर्व बाल जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कम से कम जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए बालवाड़ी केंद्र होने चाहिए, या उसके लिए पोषाहार वगैरह इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए, जिससे कि वो विद्यालय नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ कम से कम उस गली मोहल्ले में अपने घर के पास में इन सुविधाओं का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकता है। इसलिए पहुंच, और पहुंच के बाद में आता है छात्रों का नामांकन ठहराव अनिवार्य है। ये तो पहुंचता ठहराव मतलब नामांकन कराना ही औपचारिकता नहीं है, नामांकन को रोकना। जो जिस विद्यालय में जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया है उस प्रवेश को कम से कम उच्च प्राथमिक शिक्षा है इसको तो पूरी करना अनिवार्य है, इतना तो रोकना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने आया उसके बाद में बंद हो गया बालक, नहीं, बालकों का क्या है इसके लिए ठहराव। छात्रों को जो नामांकन है, प्रत्येक छात्र जिनकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की है उन विद्यालयों में नामांकन 6ठे वर्ष की आयु में अवश्य ही होना चाहिए। जितने भी गली मोहल्ले में आसपास जितने भी 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक की जो बालक हैं आयु के, उनका नामांकन अवश्य ही होना चाहिए। और इसमें विद्यालय में नामांकन 6ठे वर्ष
तक अवश्य ही उनको रोका जाना चाहिए, उनको शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, उनको प्राथमिक शिक्षा पूरी करानी चाहिए। ये छात्रों का जो नामांकन है वो अनिवार्य है। जितने भी आसपास में 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनके बालक बालिकाएं, उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसके तहत इनको रोका जाना चाहिए। और जो ऐसे बालक हैं 14 वर्ष तक आयु के, उनको विद्यालय नियमित भेजा जाए। उनको क्या है, विद्यालय कैसा भेजा जाए, नियमित भेजा जाए उनके लिए। ऐसे बालकों को क्या भेजा जाए, नियमित। और सर्व शिक्षा अभियान को सफलता मिले, सर्व शिक्षा अभियान को क्या मिले, सफलता मिले। इसके लिए इन बालकों को नियमित विद्यालय भेजा जाए। और इसके लिए यह जिम्मेदारी विद्यालय के अध्यापक, अभिभावक और शिक्षा समिति, पंचायत समिति, स्थानीय प्रशासन को लेनी चाहिए कि वो उन बालकों का वह ठहराव करे, उनको नियमित विद्यालय भेजे। ऐसे बालकों के लिए जो जिम्मेदार होंगे वो शिक्षक होंगे, अभिभावक होंगे, संरक्षक एवं जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, ग्राम पंचायत या जो भी मोहल्ले वार्ड मेंबर वगैरह, ये या शिक्षा समिति या पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह, इसके वे सभी सदस्य इसके जिम्मेदार होने चाहिए। जो बालकों को कम से कम 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकें। उपयोगी एवं कोटिपरक शिक्षा, देखिए प्रत्येक बालक, इसके लिए एक बार बालक प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद में कक्षा 8 से या तो कक्षा 8 या 14 वर्ष तक की आयु है, वो निरंतर ही अध्ययन करता रहे। उसको शिक्षा ऐसी मिले, इस प्रकार का नामांकन हो कि वो 14 वर्ष तक की आयु, 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु है, या कक्षा 8 तक निरंतर वो शिक्षण करता रहे, बीच में रुके नहीं, बीच में किसी प्रकार से विद्यालय को छोड़े नहीं। इसकी व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए कोटिपरक शिक्षा होनी चाहिए और उपयोगी शिक्षा होनी चाहिए, रुचिकर शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि बालक रुचि जागृत कर अध्ययन कर सके और बीच में विद्यालय नहीं छोड़े। कम से कम प्राथमिक शिक्षा को तो वह पूरी कर सके, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इसके बाद में वैकल्पिक जो विद्यालय हैं, इनको भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। ये भी एक उसकी जो सर्व शिक्षा अभियान की शर्त है, वो वैकल्पिक विद्यालय है। अब वैकल्पिक जो विद्यालय हैं, वो इस प्रकार से किसी भी कारण से समय पर बालक का प्रवेश नहीं हुआ है। 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, 6 वर्ष से उसका प्रवेश किसी कारण से नहीं हुआ है या नहीं ले पाता है, और वो बालक 14 वर्ष की आयु से पूर्व ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए स्थानीय एवं वैकल्पिक विद्यालय खोलकर जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मान लो किसी छात्र ने प्रवेश तो ले लिया ये इनके इन प्रकार, लेकिन वो 14 वर्ष तक की शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता है किन्हीं कारणवश, तो ऐसे बालकों का सर्वे करके उनके लिए वैकल्पिक जो विद्यालय है वो खोलने की व्यवस्था की जाए। ये सर्व शिक्षा अभियान की शर्तें हैं। सर्व शिक्षा अभियान तभी सफल होगा जब उन बालकों को रोका जाए, अधिक से अधिक बालकों को शिक्षा से जोड़ा जाए। 6 से जो 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, मान लो 6 वर्ष में उसने किसी कारण प्रवेश ले लिया, उसके बाद में 14 वर्ष तक वो विद्यालय
कि उसमें नहीं जा पाता है या अनियमित है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक विद्यालय की। इसलिए ये भी एक शर्त है। उसके बाद में दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा इसका मतलब यह है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के प्रयास किए जाएं। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा इसको सफल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कि दूरस्थ शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दे करके दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के जो टीचर हैं उनके लिए ऐसी ट्रेनिंग दे करके या तो रविवार को छुट्टी के दिन उनको प्रशिक्षित किया जाए या पार्ट टाइम, जिससे कि विद्यालय बाधित न हो। दूरस्थ शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे कि डिस्टेंस एजुकेशन जो स्कूल है, डिस्टेंस स्कूल, उसको वो पूरा करा सकें। और जो छुट्टी के दिनों में आकर्षण ढंग से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो सामान्य विद्यालय हैं वो तो विशेष सामान्य है, लेकिन जो विशिष्ट या दूरस्थ शिक्षा है उसके माध्यम से ऐसे बालकों को जो विद्यालय जा नहीं सकते, जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा के द्वारा ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों को रविवार के दिन, छुट्टी के दिन उनको अध्ययन करवाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। ये शर्तें हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान की ये 6 जो प्रमुख शर्तें हैं वो हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी, पहुंच, विद्यालय दूर है, बालक जा नहीं पाता है, तो उसके घर के नज़दीक बालवाड़ी केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाए और वहां उसको अध्ययन करवाया जाए। इसके बाद में देखिए, छात्रों को नामांकन अनिवार्य है। जो 6 से प्रत्येक जो बालक है 6 से और 14 वर्ष तक की आयु का, उसके लिए उन विद्यालयों में नामांकन 6ठे वर्ष से लागू किया जाए। उससे पहले तो पूर्व वो 6 वर्ष से अगर 4, 5, 6 वर्ष का है, 5 वर्ष, 5.5 वर्ष का है, तो वो आंगनवाड़ी बालवाड़ी जो केंद्र है उनमें जा सकता है। लेकिन 6ठे वर्ष से और 14 वर्ष तक की जो आयु है वो तो प्राथमिक जो विद्यालय है, प्राथमिक शिक्षा है, उससे जोड़ना अनिवार्य है। ऐसे नामांकन किए जाएं। और जब नामांकन हो जाए तो 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक की आयु, जब तक वो कक्षा 8 पूरी उत्तीर्ण नहीं कर ले तब तक उसको रोके रखना है। बीच में उसको विद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करना है। अगर मान लो किसी प्रकार की कोई भ्रांति आती है तो उनसे संघर्ष करके उसको रोकना है, समझा करके उसको प्यार से, लाड से, कैसे भी उस बालक को कक्षा 8 तो कम से कम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा तो पूरी करवानी ही है। उपयोगी व कोटिपरक भी शिक्षा होनी चाहिए। एक बार बालक प्रथम कक्षा में प्रवेश ले लेता है और प्रवेश के बाद में कक्षा 8 तक 14 वर्ष तक की जो आयु है तब तक वो अध्ययन करता रहे, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको ये सर्व शिक्षा अभियान की जो शर्तें हैं उन शर्तों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके बाद में देखिए, वैकल्पिक जो विद्यालय हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी कारण से अगर समय पर बालक का प्रवेश नहीं हुआ है, 6 वर्ष में, 7 वर्ष में नहीं हुआ है और वो 14 वर्ष तक के अंदर ही अगर प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे बालकों जो 14 वर्ष की आयु से पूर्व स्कूल छोड़ देते हैं, 14 वर्ष तक की आयु के अंदर ही विद्यालय छोड़ देते हैं, तो उन विद्यार्थियों का सर्वे करा करके उनके लिए स्थानीय
एवं वैकल्पिक जो विद्यालय हैं वो खोल करके अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक शर्त है। सर्व शिक्षा अभियान की भी ये भी एक शर्त है, वैकल्पिक विद्यालय। उसके बाद में जो दूरस्थ शिक्षा है, ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के प्रयास किया गया है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का जो प्रयास किया गया है, इसको दूरस्थ शिक्षा के जो अध्यापक हैं इनको विशेष प्रशिक्षण दे करके रविवार के दिन, छुट्टी के दिन आकर्षण ढंग से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। छुट्टी के दिन या रविवार के दिन आकर्षण ढंग से शिक्षा की प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा व्यवस्था की गई है। ये सर्व शिक्षा अभियान की शर्त है। अब आता है सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख नीतियां या सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम है, इसकी मुख्य कार्यकारी शक्तियां, नीतियां कौन कौन सी हैं, उन नीतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सबसे पहली जो नीति है वो संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र व राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को सुधारने के प्रयास करें। पुनः सुनिए, जो ये संस्थागत सुधार है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। ये ऐसी नीतियां हैं। नंबर 1 जो नीति है वो इस प्रकार की है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए ऐसी सुधारने की क्षमता का प्रयास करेंगे। और निरंतर वित्तीय पोषण, एरिया निरंतर वित्तीय पोषण का मतलब होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके लिए निरंतर वित्तीय पोषण की आवश्यकता है। निरंतर वित्तीय पोषण की जो आवश्यकता है उसका पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों ही, अब वर्तमान में जो अंतिम है, पहले तो था इसका अनुपात अधिक, लेकिन अब वर्तमान में इसका 85 और 15 था। फिर धीरे धीरे 2015 में अक्टूबर में, फिर नवंबर में जाकर के ये 80 और 20 रह गया। उसके बाद में ये और भी, अब वर्तमान में ये 60 और 40 है। तो वित्तीय पोषण की जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए इसका निरंतर वित्तीय पोषण की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, वित्तीय आर्थिक जो संकट है इस पर नहीं आए, वित्तीय पोषण की आवश्यकताएं पूर्ति समय पर होती रहें। अब सामुदायिक दायित्व, इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामूहिक दायित्व की जिम्मेदारी है, सामूहिक दायित्व की उत्तरदायित्व है। अब सामुदायिक जो दायित्व है, स्वामित्व है सामुदायिक, इसमें देखिए सबसे पहले जो आता है सामुदायिक स्वामित्व। इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से, केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण, इसका विभाजन के माध्यम से जो सामुदायिक स्वामित्व की आवश्यकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, राज्य सरकार अपने अधीन प्रत्येक जिले स्तर पर, अपने जिले, अपने तहसील स्तर पर, अपने तहसील, अपने पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समितियां अपने ग्राम पंचायत पर,
ग्राम पंचायत अपने वार्डों में। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। अब आता है नंबर 4 जो लिखा हुआ है संस्थागत क्षमता निर्माण। संस्थागत क्षमता निर्माण। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको ये सर्व शिक्षा अभियान की जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो नीतियां हैं इनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। मुख्य कार्यकारी नीतियां तो देखिए, इसमें संस्थागत क्षमता निर्माण, इसमें इस अभियान के द्वारा नीपा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कल्पना की गई है। यह संस्थागत क्षमता निर्माण है इसमें सर्व शिक्षा अभियान का। पुनः ध्यान से सुनिए, संस्था का जो क्षमता निर्माण है इसके लिए कौन कौन है, कौन कौन सी संस्थाएं सर्व शिक्षा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो पुनः इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस अभियान के द्वारा नीपा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कल्पना सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से की गई है। पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, पुनः इस कार्यक्रम द्वारा नीपा NEEPA राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण परिषद की कल्पना सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से की गई है। इसके बाद में नंबर 5 आता है बाल का शिक्षा। बाल का शिक्षा, इसमें लड़कियों को विशेष कर जो अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों की शिक्षा की इस अभियान में महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा वो होगा लड़कियों की शिक्षा, और लड़कियों की शिक्षा में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियां भी, इनके लिए भी ये लड़कियों की शिक्षा इस अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका लक्ष्य है बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करना, चाहे वो बालिका सामान्य हो, अनुसूचित जाति जनजाति की हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, लेकिन उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता। नंबर 6 विशिष्ट समूहों पर ध्यान। प्रशिक्षणार्थियों, जो विशिष्ट समूह हैं उन समूहों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और वो समूह कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, विशेष समूह जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, धार्मिक व भाषाई, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अल्पसंख्यकों, विकलांगों व अन्य जो वंचित वर्ग के बालक हैं उनकी शैक्षिक सहभागिता पर विशेष
ध्यान दिया जाएगा। पुनः दोबारा सुनिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों, विकलांगों, अन्य जो वंचित वर्ग के जो बालक हैं उनकी शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत एक नीति है जिसको विशिष्ट समूहों पर ध्यान, विशिष्ट समूहों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद में आता है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। शैक्षिक प्रशासन की जो मुख्य धारा है उसमें सुधार की आवश्यकता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो देखिए, प्रभावशाली जो विधियां हैं, शैक्षिक जो प्रभावशाली जो विधियां हैं उनको अपना करके, उन्हें अपना करके जो शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार पर ध्यान देने की बात कही गई है। पुनः सुनिए, प्रभावशाली विधियां, शैक्षिक जो प्रभावशाली जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, इनको अपना करके शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में, शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार पर ध्यान देने की बात सर्व शिक्षा अभियान में कही गई है। जो इसका मुख्य कार्यकारी जो कार्यक्रम है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है सर्व शिक्षा अभियान की को। इसके बाद में परियोजना पूर्व चरण, परियोजना पूर्व चरण नंबर 8। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको ये सर्व शिक्षा अभियान की शर्तें तो आपको मैंने ये 6 बताई थी। अब मैं नीतियां हैं, इन नीतियों पर आपका विचार, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। 8वां है परियोजना पूर्व चरण। तो परियोजना पूर्व चरण का मतलब होता है कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा देश भर में योजनाबद्ध, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा देश भर में, संपूर्ण राष्ट्र में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण प्रारंभ किया जाएगा। योजना पूर्व तरीके से परियोजना पूर्व चरण प्रारंभ किया जाएगा प्लानिंग के द्वारा। संपूर्ण राष्ट्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यो योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्ण चरण प्रारंभ किया जाएगा। ये इसकी एक नीति थी, सर्व शिक्षा अभियान की एक ये नीति थी। परियोजना पूर्व चरण है, परियोजना से पूर्व। तो इसके लिए यह है कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जो देश, संपूर्ण राष्ट्र भर में, संपूर्ण देश भर में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब इसके बाद में आता है सर्व शिक्षा अभियान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है इस पर बल देना, ध्यान देना। बल का मतलब ताकत नहीं, ध्यान देना। तो देखिए, यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार ला करके, किसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब होगी जब पाठ्यक्रम में सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। और बाल केंद्रित जो विधियां हैं इनको अपना करके, बाल केंद्रित जो शिक्षण विधियां हैं इनको अपना करके प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा को प्रासंगिक
व उपयोगी बनाने पर बल देना है। प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 की शिक्षा को प्रासंगिक व से उपयोगी बना करके इस पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये सर्व शिक्षा अभियान की नीतियां हैं। अब आती है 10वीं। इसमें अध्यापकों की भूमिका क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके मुख्य कार्यकारी जो कार्य हैं, उन नीतियों में अध्यापकों की क्या भूमिका है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की जो भूमिका है, इसको स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है, उसकी विकास संबंधी जो आवश्यकताएं अध्यापकों की, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यापकों की जो आवश्यकताएं हैं विकास संबंधी, उस पर बहुत ही अधिक बल देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापकों की इसमें भूमिका है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों की महत्वपूर्ण जो भूमिका है, इसको स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है ये सर्व शिक्षा अभियान कि उसकी विकास संबंधी जो आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं, जिला प्रारंभिक जो शिक्षा योजनाएं, तो देखिए इस अभियान के कार्य जो संरचना है, उसके आधार पर प्रत्येक जिला एवं जिला प्रारंभिक जिला योजना तैयार करेगा। प्रत्येक जिला, जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, तो प्रत्येक 33 जिले ही जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जो से केंद्रित समग्र दृष्टिकोण से युक्त होगा और प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में जो किए गए सभी निर्देशों को दर्शाएगा। सभी जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को दर्शाएगा। ये इसकी अहम क्या है, इसकी अहम भूमिका है। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना है, इसमें इस अभियान को कार्य संरचना के अनुसार, इस रचना की कार्य संरचना के अनुसार प्रत्येक जिला, एक जिला नहीं कोई राजस्थान में, प्रत्येक जिला एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जो से केंद्रित समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी निर्देशों को दर्शाएगा। ये इस प्रकार से इसकी नीतियां हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान के जो घटक हैं, उनमें घटकों में इस अभियान को अध्यापकों की नियुक्ति, इस सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था। उसके बाद में शैक्षिक सहायता के लिए खंडीय एवं सामूहिक संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि इसमें शामिल हैं। ये सभी इसके घटक हैं। सर्व शिक्षा अभियान के जो घटक हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए, इस अभियान के सबसे पहला जो घटक है वो अध्यापकों की नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना अध्यापकों को, और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसकी व्यवस्था करना सर्व शिक्षा अभियान के घटकों में, और शैक्षिक सहायता के लिए
खंडों के द्वारा एवं सामूहिक संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि इसमें शामिल है। घटकों में, सर्व शिक्षा अभियान के घटकों में ये सभी शामिल हैं। तो मैंने आज आपको सर्व शिक्षा अभियान की शर्त, जिसमें ये शर्तें थी: पहुंच, छात्रों का नामांकन अनिवार्य, ठहराव, उपयोगी एवं कोटिपरक शिक्षा, वैकल्पिक विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, ये मैंने आपको 6 शर्तें समझाई हैं। और नीतियां: संस्थागत सुधार, निरंतर वित्तीय पोषण, सामुदायिक स्वामित्व, संस्थागत निर्माण क्षमता, बालिका शिक्षा, विशिष्ट समूहों पर ध्यान, शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार, परियोजना पूर्व चरण, गुणवत्ता पर बल एवं अध्यापकों की भूमिका, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं आदि मैंने आपको ये 11 नीतियां सर्व शिक्षा अभियान के तहत समझाई हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय की बाध्यता को देखते हुए, समय अभाव को देखते हुए आपके लिए बारंबार पुनः धन्यवाद। मेरा ये समय के अभाव में ये 45वां वीडियो समाप्त हुआ। अगले कल मिलेंगे। धन्यवाद।